बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। सिर्फ़ और सिर्फ कोशिश ये कीजिए कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहा करें, क्योंकि शुक्राना नेमत हमेशा से आपकी नेमतों में इजाफा करता है। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो किसी एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा गिले शिकवे कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला फ़लाँ को ये दे दिया, फ़लाँ को ये दे दिया, फ़लाँ को, या आप कंपैरिजन समहाउ कर रहे होते हैं कि फ़लाँ के पास ये है, फ़लाँ के पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ जो आपके पास है उस पर आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू कर दें। अल्लाह ताला की जो तकसीम है उस पर राज़ी हो जाए। यकीन माने अल्लाह ताला आपकी नेमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा करेगा। मौसम शहर का खुशगवार है, लेकिन ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये खुशगवार मौसम जो है ये आगे चल के हब्स की शिद्दत में बदल जाता है। मॉनसून है, बारिशें हो रही हैं। आज सुबह से हल्की फुल्की बारिश मुख्तलिफ इलाकों में हो रही है और पूरा दिन आज बारिश जारी रहने की जो है वो पेशगोई भी की गई है। अच्छा जी, अब बहुत सारे इलाकों में बिजली गायब है। बहुत सारे हम लोगों को देख रहे हैं कि परेशानी है कि जी घरों की छतें कमज़ोर हैं। दुआ ये है कि अल्लाह ताला ये बारिशें जो हैं किसी के लिए जहमत का सबब ना बने। हमने कुछ शहर के मौसम की बात करनी है, अपडेट आपको करेंगे आज मौसम कैसा रहने वाला है पूरा दिन, और इसके साथ साथ दीगर खबरें भी शामिल करेंगे। इंशाल्लाह 11 बजे हमारे गेस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे और इसके साथ साथ जिनकी बर्थडे है उनको तो ज़रूर विश करेंगे। मौसम की सूरत हाल के हवाले से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है, एक एक कमेंट्स उनसे लेंगे और फिर आगे चलेंगे। जी, आमिर रजा खान साहब और इरफान मलिक ने हमें आज ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान, आपसे जानना चाहूँगी, सुबह उठते हैं पता चलता है बारिश हो रही है, क्या तासुर होता है? एक खुशी होती है और इतना ज़बरदस्त मौसम जो है आपको पता है कि बरसात का आगाज़ हो चुका है और सेकंड स्पेल जो है वो लाहौर की खुशी होती है। मुझे डर भी लगता है कि पानी जमा हो गया तो मैं दफ्तर कैसे पहुंचूंगी, और आजकल तो मैंने अलार्म 1 घंटे पहले का लगाना शुरू कर दिया है। हम लोग अच्छे वेदर को एंजॉय करते हुए भी बुरी चीज़ें सोचना शुरू हो गए, क्योंकि हमें हर तरफ से बुरी खबरें मिलनी शुरू हो जाती हैं। मुझे पता होता है ना, मुझे डर लगता है। लेकिन आप इसी वेदर को अगर एंजॉय करने के लिए जब मैं ऑफिस की तरफ आ रहा था तो आप बिलीव करें हर तरफ सब्जा खूबसूरत माहौल लग रहा था और हवा के अंदर जो मिट्टी की खुशबू थी उसका अपना ही एक सहर था और बड़ा जबरदस्त किस्म का मैं समझ रहा था। लेकिन इंतजार करें जरा, अभी 3-4 बजने दे और फिर हब्स देखें कैसा होता है। अगर देखिए जो चीजें आपको अच्छी लग रही हैं कम से कम उसको तो एंजॉय कर लें। बिल्कुल आपने कहा, अभी तो आप एसी में बैठे हैं, जाएं बाहर फिर पता चलेगा। आमिर भाई, देखिए मैं तो उदास हो जाता हूँ अगर घर में हूँ तो बारिश शुरू हो जाए। शायराना अंदाज, मैंने इसमें शायराना अंदाज की बात ही नहीं है। मैंने तो अक्सर कहता हूँ कि तेरी 2 टकियां दी नौकरी तो साडा लखां दा सावन जाए। ये तो पुराना गाना है भाई, और ये सब्जा सब्जा देकर आता होएगा। हमें तो इस परेशानी में आना होता है कि जी दफ्तर पहुंचना है, टाइम पे नहीं पहुंचे, आज मैं 5-10 मिनट लेट हो गया, पेट्रोल शायद बंद हो, पेट्रोल मिलना नहीं था। देखिए मुझे नहीं पता, आप शायराना बात कर रहे थे, मैं शायराना बात नहीं कर रहा। गिव मी 5 गिव मी 5 ये समझता है इस बात को। लेकिन अच्छी चीजें जो हैं, अच्छी चीजें आपको मैं तो कहता हूँ मुस्बत रहना चाहिए। मैं मुस्बत इसमें होता हूँ कि बारिश हो किसी तो फिर आपको दफ्तर से कॉल आ जाए, आज आपको छुट्टी है, आज आप घर बैठ के एंजॉय करें। ये है मुस्बत। शहर के हालात ये नहीं हो सकता कि आप घर वालों को छोड़ के बारिश में आ जाए। ये पॉजिटिव प्लस हो गया। मैंने तो बड़ा जी सब्जा देखा, मैंने रंगीनी देखी, नहीं नथिंग। अगर आप बारिश है हल्की फुल्की सुबह के वक्त, हाँ जब मैं ऑफिस में होता हूँ तो बारिश होता हूँ। ये मुझे मेरी अजीब सी कैफियत है कि बारिश दफ्तर में हूँ ना तो बारिश होगी तो मैं कहता हूँ यार अब मौसम अच्छा है, घर जाऊँगा तो मौसम अच्छा मिलेगा। उस तरह का हब्स जिस तरह की आप बात कर रहे थे शायद ना हो, तो रात से हब्स नहीं था, हवा थी। लेकिन अच्छा बारिश थमने के बाद आमिर भाई हो जाता है मानसून में, तो ये होता है मानसून में होता है। लेकिन आज वैसे साथ हवा भी है, बारिश अच्छी है, कंपेरेटिवली मौसम अच्छा है। और अभी उस तरह की बारिश नहीं है जिस बारिश में पानी में अच्छी बारिशें होंगी तो क्या होगा वो भी बता दें, क्योंकि बारिश तो बहुत डूबेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि हम डूब जाएंगे, और जब डूब जाएंगे तो सब कहेंगे कि डूबा सा लगता है। हम फिर नहीं, इसके साथ ये भी तो देखे ना कि पूरा की तरफ से आपको ये भी कहा गया है कि एक्स्ट्रा बारिशें होंगी। हाँ वही तो कह रहे हैं, एक्स्ट्रा बारिशें होंगी। इसमें वो चीज़ें तो हैं साथ साथ, लेकिन अभी जो आपको अच्छा जो है फील हो रहा है कम से कम इसको तो एंजॉय करें। असल में इरफान साहब हैं आज खुशगवार मूड में, आते ही गर्म कॉफी भी मिल गई है तो वो तो मौसम को एंजॉय करें। इरफान साहब ने खुश नहीं होना था, इरफान साहब ने खुश नहीं होना था तो मैंने होना था। आज राहो नहीं है, इरफान को आज बोलने का पूरा मौका मिलेगा, ये मौका मिलेगा।
ये हो सकता है, ये अंदर वाली खुशी मैं नहीं जान पा रही थी। तो एक चीज पे भी मुझे कायल कर रहे थे कि ये वजह होती है, ये वजह होती है, तो अब मैं समझ गई हूँ कि प्रोग्राम से पहले मुझे जिस चीज पे कायल कर रहे थे ये खुशी उसकी है। अक्सा की तरफ चलेंगे, हमारा इंतजार करिए शहर का मौसम दिखाने के लिए। अक्सा, कैसा मौसम है इस वक्त? हल्की फुल्की बारिश हो रही है, मौसम ठंडा है, हवा चल रही है, और प्रेडिक्शन क्या है आज के मौसम की? अभी के मौसम की बात करें तो इस वक्त शहर लाहौर में ताज़ा हवाएं चलने का सिलसिला भी बरकरार है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने में नज़र आ रही है। ये अभी चंद कबल पहले जो है बारिश जब हुई है तो काफ़ी मौसम खुशगवार हो गया था। सुबह सवेरे जो शहरियों ने आगाज़ किया है अपने दिन का वो ताज़ा और ठंडी ठंडी हवाओं के साथ किया है। शहरी खासे खुश हो गए हैं क्योंकि मानसून का जो दूसरा स्पेल है वो शहर लाहौर में दाखिल हो गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा हफ्ते भी बारिश की मज़ीद पेशन गोई भी जाहिर कर दी गई है। ये सुनने के बाद शहरी खासे खुश हो गए हैं और सजेस्ट कर रहे हैं कि जो एसी में लोग बैठे हुए हैं अंदर, वो भी थोड़ा वक्त निकाल के बाहर जो मौसम खुशगवार हुआ है, हवाएं चल रही हैं, इसको भी आके थोड़ा वक्त निकाल के एंजॉय करें, फितरत को आगे बढ़े। और ना आपको मौसम की सूरत हाल के बाद दर्जा हरारत के हवाले से आगाह कर लें तो इस वक्त शहर लाहौर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है उसको 29 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। दिन के बाकी औकात में इसके 36 से 37 तक भी जाने के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। मौसम तो इस वक्त अब्र आलूद है। महकमा मौसमियात की जानिब से रात के औकात में मज़ीद बारिश की पेशन गोई भी जाहिर की गई है। हम आगे बढ़े और आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से भी आगाह कर देते हैं क्योंकि मौसम रात के वक्त मज़ीद बारिश भी होगी। अभी मौसम खुशगवार है और वक्फे वक्त महकमा मौसमियात ने बारिश की प्रेडिक्शन की है, यानी वीकेंड आपका इस तरह से गुजरेगा, बारिश वक्फे वक्फे से होती रहेगी। थैंक यू सो मच जी, आपने हमें मौसम की सूरत हाल के हवाले से बताया। अच्छे मौसम में अच्छी खबर कोई नहीं है। इरफान साहब, मैं आपकी तरफ ही आ रही हूँ। अब तो गया आपका अच्छा मौसम, 7 रुपए 12 पैसे। मैं इसीलिए कह रहा था कि वक्ती तौर पे जो आपको खुशी मिल रही है कम से कम उसको तो एंजॉय कर लें। अब ये खबरें जो आपने बताई कि जो है बिजली भी महंगी हो गई, आटा भी महंगा हो गया, पेट्रोल आपको मिल नहीं रहा, पार्किंग के लिए जाएंगे लोग आपको तो इस सूरत हाल में चले जो कुछ अवेलेबल था उससे एंजॉय करना चाहिए था, वो अच्छा था। लेकिन अब इसकी बात करें तो ये इंतहाई एक जुल्म है कि आप 200 यूनिट से ऊपर जो स्लैब शुरू होती है उस पे ही आपको पहले ही ऑलरेडी 48, 45, 46 के करीब जो है वो यूनिट पड़ रहा है, कॉस्ट कर रहा है। उसके बाद 300 से 700 जो स्लैब है उस पर 60 से 65, और 700 से ऊपर जाएंगे तो फिर तो पूछे ही ना। इस सूरत हाल में लोगों का जीना हराम कर दिया है। बहुत से ऐसे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं जिनको बिल आए और ऊपर से जुल्म ये हो रहा है कि ओवर बिलिंग जो है वो दोबारा से शुरू कर दी गई। कुछ अर्सा वज़ीर दाखिला की तरफ से इसके ऊपर सख्त क्रैकडाउन किया गया और लोगों को किसी जानिब से ठंडी हवा का झोंका मिला कि उनको बिल जो है वो अब ओवर बिलिंग नहीं होगी। एक तो गवर्नमेंट आए रोज़ आप देखें कि पिछले 4 माह के दौरान 4 हफ्तों के दौरान देख लें तो आपको नज़र आएगा कि 2 से 3 दफ़ा आपका टैरिफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसमें आवाम को कहाँ से रिलीफ मिलेगा? जो हालात हैं महंगाई के वो आपके सामने हैं। ऊपर से अब 7 रुपये 12 पैसे, और इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये जनवरी 2025 में आपके पास वापस इसी रेट के ऊपर, जिस रेट के ऊपर अब चल रहे हैं, इसके ऊपर वापस आया जाएगा। आज ही मैं वज़ीर तवानाई की बात सुन रहा था, उनकी जानिब से बताया गया था कि हमारे IMF के साथ जो मामला डील चल रही थी उसके साथ साथ जो दीगर इश्यूज़ थे उसके अंदर बिजली बढ़ानी पड़ी। लेकिन उनका ये भी कहना था कि जैसे स्टेप उठाए जा रहे हैं इसमें अब ये होगा कि जनवरी 2025 जो है इसके अंदर वापस ये तमाम ऐसी तसल्ली नहीं इरफान हमें चाहिए। आमिर भाई, हमेशा मैं आपको पता है यूजुअली प्रोग्राम का आगाज़ आप ही से करती हूँ। आज एक रीज़न थी क्योंकि मुझे वो जो तसल्लियाँ और वो जो सफाइयाँ आप देते हैं मुझे आज वो नहीं चाहिए थी, क्योंकि मैंने आज लोगों को बिल बिलाते देखा है। सुबह से एक लोगों में परेशानी थी, पेट्रोल नहीं मिलना, सुबह से लोगों में, हाँ मैं वही कह रही हूँ ना, मतलब लोगों के वहमो गुमान पे ये चीज़ें सवार हैं। तो मुझे लग रहा था ऐसी एक वाइब्स आ रही थी कि आपने तो तसल्ली देनी है और कहना है कि नहीं ये ठीक हुआ है, IMF मेहरबान है। कल आपकी के अल्फाज, हाँ IMF तो मेहरबान है, उस पे तो कोई बहस नहीं दूसरी हो सकती, कोई दूसरी बहस नहीं है। मुझे करनी भी नहीं है, कल हाँ, मुझे भी आपसे नहीं करना, काफी हो गई थी कल भी बात। मैंने आपसे कहा था एक प्रोग्राम का मकसद ये था कि आप ये ना कह दें कि बिजली की कीमतें बढ़ना भी मेहरबानी है। आज इरफान की आवाज़ सुन के खुश हो रहा हूँ। मुझे आप खुश रहने दें। आप लोग मौसम को देखकर खुश होते हैं, कोई कुछ चीज़ को, इरफान की आवाज़ निकल रही है तो मैं खबरें खुशी वाली नहीं ना, मैं परेशान हूँ। खबरें ये वाकई में परेशानी की खबर है, इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं हो सकती, क्योंकि आपने जितना कर्ज उठाया है और जिस तरह से
कर्ज उठाते चले गए आप 2018 के बाद, समझा देंगे क्यों बिजली 2018 के बाद इसलिए महंगी हुई कि आपने जो कर्ज वापस करना है दुनिया भर का अच्छा दुनिया भर का, आपने सिर्फ एक IMF का कर्ज वापस नहीं करना होता है। IMF की बिहाफ पे जो दुनिया आपको कर्ज देता है, मेहरबान थे, तो उन्होंने कर्ज कैसे वापस लेना है? जब आप कर्ज लेने जाते हैं आपको बच्चे, क्योंकि आप उस तरह से प्रोफेशनल लाइफ में नहीं हुए। इरफान है, इरफान से पूछे जो कर्जदार होता है, जो जिसने कर्जा देना होता है किसी का, उसके साथ क्या सलूक होता है। शायद आपने एक फिल्म है तो इंडियन, देख लीजिए, वाद नाम है उस फिल्म का, हंसा है। जिसने कर्ज देना होता है ना, उसके साथ क्या सलूक होता है, आप लोगों को शायद इसका अंदाज़ा नहीं है। जब आप कर्ज लेने जाते हैं, जब मांगने जाते हैं आज आप फिर हिमायत कर रहे हैं किसकी? मांगने वालों की नहीं, कर्ज देने वालों सबकी। देखें, IMF से अगर आप छुटकारा नहीं पाएंगे, जो 2018 में हमने पाया था, यही होगा। जब आप कर्ज लेने जाएंगे, कुछ नई शराइत रख देंगे। शराइत इसलिए रखते हैं कि ये पैसा उन्होंने वापस लेना होता है आपसे। मसला कहाँ पे आता है? मसला वहाँ पे आता है जो कि अल्ले तल्ले हैं हुकूमत के, उस पर आप लोग बात नहीं करते, आप ब्लेम करते हो IMF को। मतलब IMF ने अगर आपसे कहा कि आपकी ब्यूरोक्रेसी ग्रेड 17 से 22 तक अपने साथ से जमा कराए, मेहरबानी की या जुल्म किया? बताएं, मेहरबानी की या जुल्म किया? ठीक है, अगर IMF आपसे ये कहे, अगर IMF आपसे ये कहे कि अपने अखराजात में कमी करें, अपनी आमदन बढ़ाएं, अपनी एक्सपोर्ट को इजाफा करें, आपकी जो दरामदात हैं उसमें कमी करें, जुल्म करता है कि आपको तरीका बताता है कि आपने इस कर्ज में से कैसे निकलना है। ये एक लंबी बहस है, बट इस वक्त आम आदमी का मसला बिजली है, और बिजली एक तो मिल नहीं रही। बात की माजरत अगर आप कहें तो आम आदमी क्या कहता है, पहले वो दिखा दें फिर वो आप दिखाएं। आम आदमी तो बेचारे को, उसको तो इसको इस बात का ही है कि मैं तो खुद आम आदमी हूँ, तो मुझे पता है 7 रुपये 12 रुपये से जब बढ़ेगी तो कीमत कहाँ से कहाँ चली जाएगी। वो इरफान ने बताया भी है। 35,000 बिल, 27,000 बिल, 17,000 बिल, 2 पंखे चलाकर ये बिल है। ये तो, या तो फिर ये कहते ये लोग, मुझे भी खुशी होती कि मेरे मीटर पे रीडिंग ये थी, बिल पे रीडिंग ये है ओवर बिलिंग, जो इरफान ने जिसका तस्करा भी किया था, और मैं उस पर बिल्कुल एग्री भी करता हूँ। अगर ओवर बिलिंग नहीं है तो फिर यूनिट चाहे एक पंखे के इस्तेमाल से चले हैं मीटर के ऊपर, या 2 से चले हैं, चले तो फिर हैं। फिर आपने पंखा चलाया है या लाइट जलाई है या आपने कुछ भी चीज़ इस्तेमाल की है तो उसका है। हाँ, अगर मीटर से बिल आपका डिफरेंट है, फिर आपको ज़रूर इस पर बात करनी चाहिए, उस पर एहतजाज भी करना चाहिए। ये जो रेट है ये सब पर लागू है, मुझ पर भी, इरफान पर भी, आप पर भी। ये जुल्म है। बचेगा तो आपको ही नहीं, नहीं, जो बचेंगे वो सरकारी मुलाजिम, ब्यूरोक्रेसी बचेगी। सरकारी मुलाजिम के साथ सरकारी मुलाजिम के लिए ब्यूरोक्रेसी नहीं। देखिए अना बात ये है कि आमिर भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि IMF कह रहा है कि आप इस तरह निकलें, लेकिन IMF ये भी कहता है हुकूमत को कि अपनी शाह खर्चियाँ भी कम करें। एक तरफ आवाम के ऊपर आप जितना टैक्स लगाते हैं, ठीक है, आपने पैसे वापस लेने के लिए आप कर रहे हैं, वापस देने के लिए, कर्ज जो उतारने के लिए, मुल्क को स्टेबल करने के लिए आप अवाम के ऊपर बोझ डाल रहे हैं, सैलरी पर्सन के ऊपर बोझ डाल रहे हैं। लेकिन क्या इनकी अपनी याशियाँ ख़त्म होगी? मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि अगर सिर्फ और सिर्फ इनके फ्यूल के चार्जेस और इनको जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं असम्बलियों के अंदर जो बैठे लोग, वो चाहे सूबाई असम्बलियाँ हों, वो नेशनल असम्बलियाँ हों, वहाँ पे आप देखें आपको कोई गरीब आदमी नज़र नहीं आएगा। वो लोग, मैं कल भी एक पोस्ट देख रहा था जिसके अंदर एक महंगी BMW गाड़ी के ऊपर सरकारी नंबर प्लेट लगाकर वो शख्स जो है वो असम्बली के अंदर आया, और इस तरह आवाम की नुमाइंदगी करने के लिए, गरीब आवाम की, आपकी मेरी, बाहर जो रेडी लगा रहा है, जो फेरी लगा रहा है, उसकी नुमाइंदगी करने के लिए ये लोग BMW में जाएंगे। और उस BMW जिसने 1 लीटर में मेरे ख्याल में 3-4 किलोमीटर करती होगी, अब मुझे नहीं अंदाज़ा कि वो कितनी करती होगी, मेरे तो पूरे ख़ानदान में किसी के पास नहीं है। लेकिन बात यह है कि इतनी महंगी गाड़ियों के अंदर इतना महंगा फ्यूल, इतनी महंगी बिजली इनको फ्री दी जाती है, इतने इनको लवाजमात और बोनसेस, बेनिफिट्स वो जो दिए जाते हैं, कम से कम इसके ऊपर कमी करें ताकि अवाम को पता चले कि अवाम की नुमाइंदगी करने के लिए थोड़ी सी रहनुमाई चाहिए। अवाम है हमारी बहुत मासूम, ठीक है, उनको समझा दें कि बस क्यों क्या इनका नहीं चल रहा कि हर महीने इन्हें बिजली की कीमत बढ़ानी पड़ रही है। ऐसी कौन सी मंतक है जो ये अजाब हर महीने हमारे सर पे पड़ता चला जा रहा है? मुझे तो समझ नहीं आती है कि आप इतने मजबूर हो गए हैं कि हर गुजरते महीने के साथ आपने कीमत बढ़ानी। सूद लेने वाला, सूद देने वाला दोनों जन्मी है, हम जन्म में, हम सूद पर कर्ज लेते हैं,
हम जिंदगी में परेशानी से गुजारे, आगे जाके मेरी हुकूमत और IMF दोनों जन्मी और दोनों जन्मियों पे हम बहस कर रहे हैं। देखिए सूद का मामला ऐसा है जिस पर कह दिया गया कि ये अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है। सारे का सारा कर्ज आप लेते ही सूद पे हैं, आप सूद दर सूद अदा करते हैं, आप सूद दर सूद अदा करते हैं, सूद दर सूद अदा करते हैं और अदा करते चले जाते हैं और आप मरते चले जाते हैं। आप इसके चुंगल से निकल सकते थे, निकल गए थे, एक मरतबा आप निकल भी गए थे इसके चुंगल से, लेकिन फिर फंसा दिए गए। वही जो इरफान मलिक बात कर रहा है कि अगर गरीब, ये तो ये कह रहा है ना असम्बली में बैठे लोग जो हैं वो BMWs पे गए। जब मार्शल लॉ रही, आज वैसे 5 जुलाई है, आज भट्टो साहब का तख्ता उल्टा गया था, आज वैसे भी यौम स्याह मनाया जा रहा है। नहीं ब्लू है, अच्छा क्या आप कह सकते हैं, बाहर कहाँ तो कहेगा नहीं है ब्लू है, तो इस बात पे आप जहाँ पे भी कहेंगे मैं हाजी कुकरे पे होते हैं ब्लू नजर नहीं आ रहे। देखें बात समझे, अब जब ये सूद दर सूद के कर्ज में हम फंसते चले जाते हैं तो उसको इससे निकलना कैसे होता है? आप अपने खर्चे अखराजात कम करें, आप भाई अपने वज़रा की तादाद कम करें। आपके जब मार्शल लॉ रहा तब भी तो आपके लल्ले तलल्ले यही थे। क्यों? आपका एक रुझान बन गया कि अगर झंडे वाली गाड़ी बड़ी नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा वजीर साहब को बैठने का। सिर्फ एक जुनेजो साहब का दौर था जिसमें 800 सीसी गाड़ियाँ दी गई थी तमाम वज़रा को, मोहम्मद खान जुनेजो। अब तो वज़रा का वो स्टैंडर्ड ही नहीं 800 सीसी गाड़ियाँ। अब तो वज़रा कहते हैं जी ये जो गाड़ी पिछले साल दूसरे वजीर ने इस्तेमाल की, पास नहीं उनके वो वाली गाड़ियाँ, ये दूसरे वजीर ने इस्तेमाल की थी पिछले साल, ये जूठन है। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, इस पर मैं नहीं बैठूं। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर की तरफ आएंगे, अगली खबर की तरफ। खैर इस पे अगर गुफ्तगू करें, जो हम पहले खबर डिस्कस कर रहे थे वो तो मेरे ख्याल से एंडलेस है, क्योंकि लोगों के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। एक बड़ा मसला ये वो दोनों चीज़ें हैं, बिजली और आटा, जो आपने हर अमीर गरीब सफ़ेद पोश हर किसी ने हर रोज़ इस्तेमाल करनी है। कोई कम कर लेगा, कोई ज़्यादा कर लेगा। जो बिजली पहले 4 कमरों में पंखे चला के सोता था, शायद वो 2 कमरों में पंखे चला के सोना शुरू कर दे। इसी तरह जो बंदा 2 रोटियां खाता था उसको मशवरा आप क्या ये देंगे कि आप 1 रोटी खा लें? आमिर भाई अब आप ये मशवरा देंगे? नहीं, मैंने क्यों देना मशवरा? मैंने क्यों देना है? उन्होंने खुद ही इतना ही खानी है, पता लग जाना है जब आटा लेने जाना है ना उन्होंने। अब जब जैसे कल खबर थी कि 200 रुपये किलो, 200 रुपये बढ़ गई कीमत 20 किलो आटे की थैले की, तो ये जैसे जैसे महंगा होता चलेगा लोगों की चीज़ें कुव्वत इस्तात कम हो जाएगी। मेरा एक दोस्त अभी मुझे मिला, वो एक ऐसी वेबसाइट पे काम करता था जिसका ज़मीन के साथ लेना देना था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार तू इतनी अच्छी जॉब क्यों छोड़ दी तूने? तो उसने कहा कि लोगों के पास खाना लेने के पैसे नहीं हैं, ज़मीन कौन लेगा? सही कहा। अब आप इसको सोचे तो कहते हैं बहुत सारे लोग इस मामले में भी बेरोज़गार हो गए। और अभी जब जैसे ही टैक्स लगे हैं मज़ीद, इससे मज़ीद ये इंडस्ट्री जो है ये नीचे जाएगी और बाकी इंडस्ट्रीज़ का क्या हाल होएगा ये भी हमें पता नहीं है। बिजली जिस तरह महंगी किए जा रहे हैं आप, 7 रुपये 12 पैसे। आम आदमी आपने पंखा, आप 4 कमरों वाला घर किसके पास होता है मुझे ये भी नहीं पता। वो अमीर आदमी होता है जिसके पास 4 कमरों वाला घर हो। मैं क्योंकि एक लोअर मिडिल क्लास का बंदा हूँ, मेरे पास 2 कमरों वाला घर है। इरफान मलिक साहब के पास हो सकता है कि 4 कमरों वाला घर हो, लेकिन 2 कमरों वाला घर है। तो इसका मतलब है कि जो 1 कमरे वाले घर में है उसको अगर 15,000 20,000 रुपये बिल आएगा तो वो रोड पे नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? आ रहा है तो वो रोड पे नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? देखिए ना, एक घर में जरूरत की चीजें, अब ये जुल्म है, चलना है, वॉशिंग मशीन भी और चलनी जब आप उसके सामने कपड़े इस्त्री जब आप उसके सामने लग्जरी गाड़ियों के साथ गुजरेंगे, एयर कंडीशन ऑन होंगे और आप टेलीफोन पर पूछ रही होंगी कि मुझे तो लाहौर में पानी नज़र नहीं आ रहा, आपको तो गुर्बत भी नज़र नहीं आ रही। पानी क्या नज़र आना, आपको तो गुर्बत भी नज़र नहीं आ रही, ना आपको, ना आपके चाचू को, ना नीचे वाली हुकूमत को, ना ऊपर वाली हुकूमत को, ना किसी दूसरे सूबे की हुकूमत को। किसी जगह किसी को गुर्बत नज़र नहीं आती, ना गरीब नज़र आता है। गरीब और गुर्बत वाले इसी तरह से रोते बिलकते, जिस तरह से आपने कहा मैंने लोगों को बिलकते हुए देखा है, तो बिलकते हुए नज़र ऐसे ही है। ओवर टू इरफान मलिक, क्योंकि आज इसको मौका दें मेरे ख्याल है ना। मैं इस पे बात करूँगा कि ये जो बात की गई कि आप जब बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में घूमते हुए और ऐसी शाहराहों से गुजरेंगे जो बड़ी बड़ी भी होंगी, खुली भी होंगी, वहाँ पे आपको पानी भी नहीं नज़र आएगा, डेफिनेटली नहीं नज़र आएगा। फिर आपको महंगाई कहाँ से नजर आएगी? रोटी की कीमत को लेकर इरफान बड़ी मुतहरिक थी, बहुत टची थी। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ आप उनकी इसी जो सूरत हाल में उनकी डेटरेंस देख लें, उनकी ग्रिप देख लें गवर्नमेंट पे कि क्या है कि आटा हम जो ज़रई सूबा है
और इस ज़रूरी सूबे में अप्रैल में गंदम काटी जाती है। अप्रैल, मई, जून, ये 2 माह भी ख़त्म हुए हैं, तो उसके बाद आटे की कीमतें देखे कहाँ पे जाना शुरू हो गई कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया कि हमने गंदम या आटा इस रेट के ऊपर, सरकारी रेट के ऊपर बेचना है। और इसके लिए मुझे राव दिलशाद, उनकी आज बड़ी हमें याद भी आ रही है, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, उनकी तरफ से बताया गया था, भाई नहीं चले सेहत तंदुरुस्ती दे, उनकी तरफ से ये बताया गया था कि मैडम सीएम ने एक मीटिंग की जिसके अंदर उन्होंने कमिश्नर लाहौर से कहा कि जितने भी स्टोर्स हैं जिसके ऊपर मुख्तलिफ आपको कैटेगरी के अंदर आटा नजर आता है, ये चक्की का आटा है, ये रिफाइन आटा है, ये फ्ला आटा है, मैदा है, फाइन है, बहुत सारी सबकी कीमत जो एक होगी जो सरकार देगी। उसके बाद आज ये खबर देखें कि आज आटा मजीद महंगा हो गया और ये हुकूमत की रेट इतनी वीक होती जा रही है कि फ्लोर मिल मालकान जो है वो अपनी मर्जी कर रहे हैं। उसमें देखें वो ऐसा माफिया है जो कह रहा है कि आप हमसे विद होल्डिंग टैक्स जो है इसको ख़त्म करें। इधर पेट्रोलियम माफिया जो है वो आपसे कह रहा है कि हमसे टैक्स क्यों ले रहे हैं। तमाम लोग, ज़्यादातर जो लोग इस मुल्क को नोच रहे हैं इस अशराफिया के साथ साथ ये माफिया भी जो मुल्क नोच रहा है, जब टैक्स देने की बारी आती है इन सब की चीखें निकलती हैं। टैक्स देने की तरफ कोई नहीं आ रहा और यही सोचते हैं कि गवर्नमेंट हमें क्या दे रही है। गवर्नमेंट कहाँ से आपको देगी जब आप लोग चोरी करेंगे। अब इसमें सरकार ने अगर कोई रेट अपनी मनमानी है तो सरकार को ये करना होगा कि इन मिलों को सील करें, खुद जो है इसको अपनी मैनेजमेंट अपने पास संभालें। अगर ये आटा नहीं अवाम को दे सकते, अगर ये हुकूमत की रेट को नहीं मान सकते, तो फिर मेरा ख्याल है या तो हुकूमत को छोड़ देना चाहिए या इन मिल मालकान को छोड़ देना चाहिए। हुकूमत के लिए मुश्किल कुछ नहीं होता इरफान, इनको बस ये है कि प्रॉपर प्लानिंग और अपने लोगों को बाहर निकालने की जरूरत है। अब सवाल ये है कि वो गरीब आदमी जो कि महंगी डबल रोटी नहीं खरीद सकता, महंगा नाश्ता नहीं अफोर्ड कर सकता, वो रोटी तो सुबह उठ के नाश्ते में खाएगा। देखिए आटा तो खाना ही खाना है। वो आपने जो बात की थी बुनियादी ज़रूरियात की, तो मुझे बताएं पानी बुनियादी ज़रूरत नहीं है, गैस आपकी सब्जी है, किसी ने दाल खानी है, आप दाल की कीमतें देख लें कहाँ से कहाँ चले गई। देखिए गवर्नमेंट की रेट कहाँ पता चलती है, जब 2500-2800 रुपये मन गंदम खरीदी इन मिल मालकान ने और उसके बाद आप उसको जब बेचने की बारी आई तो आप 6000 रुपये मन पे बेच रहे हैं या 7000 रुपये मन पे बेच रहे हैं। और जो बिल्कुल अच्छा प्लास्टिक बैग में पैक करता है उसको वो तो उसको समझे 12000 रुपये मन बेच रहे हैं। तो इतना डिफरेंस अगर होगा और फिर ये माफिया ब्लैकमेल भी करेगा हम पर टैक्स ना लगे। असल मसला टैक्स लगाने का नहीं होता है। मैं अभी भी गवर्नमेंट पता नहीं किस तरह से सोचती है, माहिर मुआशियात होते हैं, हमें पता भी नहीं होता इनका, वर्ल्ड बैंक से आते हैं। ये टैक्स लेने का मामला है, टैक्स और लगाने का मामला नहीं है। जो टैक्स लगाया हुआ है ना, अगर आप उसी को स्ट्रीमलाइन कर लें, उसी को आप बताएं कि इससे इतनी बोरी गंदम निकली या इतना आटा, इस बोरी गंदम अंदर गई, इतना आटा बाहर निकला, इस पर इतना टैक्स है। जो पुराना टैक्स है ना वही ले लें, ये छोड़ दें 15% वाला। अगर सिर्फ आप उसको कर लें, मैंने आपको कल बताया था, मेरे पास एक फूड इंस्पेक्टर बैठ के मुझे सारी स्टोरी बता के गया कि मैंने किस तरह पकड़ा एक मिल को, और जब मैं दफ्तर पहुंचा तो मेरे दस्तखतों के साथ, यानी मेरे दस्तखतों के साथ सब कुछ चेंज था, जैली मेरे दस्तखत किए हुए थे और मुझे कहा गया था आप खामोश रहो। अब मुझे बताएं यहाँ पे क्या किया इस शो के बाद ना मेरे ख्याल से मुश्तरका तौर पर दुआएं खैर बनती है, क्योंकि अगली खबर भी जो है ना मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो अगली खबर डिस्कस करेंगे, शायद फिर दुआएं खैर भी कर लें। प्रोग्राम के एंड पे हमारे साथ ही रहिए। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा जी, अभी थोड़ी सी ब्रेक लगा लेते हैं, आएंगे पार्किंग माफिया की तरफ भी जो शहरियों को लूट रहा है। लेकिन क्या ये एक अच्छी खबर है? शहर के 4 बेगा, वैसे तो सीएम साहिबा एलडीए गई हैं और आज भी बड़े मंसूबों के वाले से बात होने वाली है। ट्राम चलेगी शहर में, अंदरून शहर में। कहाँ चलेंगे ये ट्राम आमिर भाई? पता नहीं, अंदरून शहर में तो है नहीं। ये मैं तो खबर पढ़ी तो मैंने कहा शायद अंदरून शहर में शालमी से चलेगी, लोहारी, फिर जाएगी अकबरी, फिर जाएगी मोरी, फिर जाएगी, इस तरह से घूमेगी अंदरून शहर के अंदर, मेरा ये ख्याल था। लेकिन ये अंदरून शहर नहीं है, ये सेक्रेटेरिएट से चलेगी तो अनारकली इस्तांबुल चौक पहुंचेगी, जो कि मेरा ख्याल है बहुत कम फासला है, 2 मिनट में पैदल का रास्ता है। वहाँ से ये अनारकली जाएगी, अनारकली से घूम के दुनिया भर में जो ट्राम का सिस्टम है वो स्ट्रेट लाइन पे होता है, याद रखिएगा। ये घूमने वाली ट्राम नहीं होती है। अच्छा। ट्राम वो होती है जो जमीन के अंदर, जैसे आपका ऑरेंज ट्रेन ऊपर है ना, ये जमीन पर होएगी, जैसे कराची में किसी जमाने में चला करती थी, जैसे आज भी सैन फ्रांसिस्को में चलती है, जैसे आज भी दुनिया के कई मुल्कों में बर्लिन में चलती है, जहाँ जहाँ मैंने देखी है मैं तो वहाँ की बात करूँगा। तो ये घूमने वाली नहीं होती, ये सीधी सीधी होती है।
तो ये किसने इनको बुद्धू बनाया? वो कहते हैं बुद्धू बनाया, बड़ा मज़ा आया। ये बीबी को बुद्धू बनाने लोग, अब इनको ये ट्राम के चक्कर में डाल दिया कि ट्राम चलेगी, और इनके ख्याल से कि वो जैसे यूरोप में चलती है वो माजी में वो उतरेंगे। के दौर में तो ये नहर के साइड पे चलनी थी, चलनी ही नहर पे चाहिए। जहाँ पे ये साइकिल ट्रैक बना रहे हैं, बेवकूफ़ी की इंतहा देखें कि जहाँ पे ट्राम चलनी चाहिए वहाँ आपको साइकिल दे रहे हैं, जहाँ पर साइकिल चलानी चाहिए, क्योंकि मुझे वुकला से वो पार्किंग खाली, सेक्रेटेरिएट के बाहर वाली पार्किंग खाली करा के ट्राम बना के दिखा, वहाँ पे सादी गाड़ी नहीं चलती, वहाँ पे ट्राम चलाएंगे। अच्छा, आप वहाँ से होएगी, फिर ये जैन मंदिर की तरफ जाएगी, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगी, और इस तरह उसको घुमा रहे हैं। ये असल में वज़ीर आला को घुमा रहे हैं, उसको ये साथ में उसने नवाज शरीफ साहब को भी घुमा रहे हैं, जो अब मेरा ख्याल है वो इस बात से क्यों नहीं सोच रहे कि चल कहाँ रही है, और इसमें दिखाएंगे क्या? आप सिविल सेक्रेटेरिएट से निकल के आप क्या इस्तांबुल चौक दिखाएंगे? इसमें मैं समझता हूँ कि जो बात की गई कि इस तरह के प्लान जो हैं वो दिए जाते हैं, वो इस वजह से दिए जाते हैं कि आज आप देख रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो LDA के ऑफिस में गई। अब इसी तरह जिस भी डिपार्टमेंट में जाती हैं तो वो अपना कुछ ना कुछ प्लान देता है कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट का एक तरीका होता है, वज़ीर आला जिस भी डिपार्टमेंट में जाएंगे, वो पुलिस में जाएँ, वो हेल्थ में जाएं, वो किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है, जो अरसा दराज से वहाँ पे विराजमान भी हैं, अच्छा खासा बजट भी वो एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत से बेनिफिट्स भी ले रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े ज़बरदस्त शानदार किस्म के घर। और इस गर्मी में, जून जुलाई की गर्मी में, मैंने ब्यूरोक्रेट्स को देखा जिन्होंने टाइयाँ लगाई हुई थी, पैंट कोट पहने हुए थे, और उनको फील भी नहीं थी कि गाड़ियाँ ठंडी, दफ्तर ठंडे। अच्छा, अब वो लोग जो हैं जब प्लान बताएंगे तो फिर वो इसी तरह के बताएंगे, क्योंकि आपने फील्ड में जाना नहीं। अब जो बात हमने की कि सेक्रेटेरिएट चौक जो है, इस पे सादी गाड़ी चलना, वहाँ से आप सिर्फ सेक्रेटेरिएट चौक से आगे जो इस्तांबुल चौक है वहाँ तक जाने में कम से कम 20-25 मिनट चाहिए आपको। सही कह रहे हैं आप। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में 500 मीटर का भी नहीं होगा वो चौक जो है, वो जो पैच है, जो वो 500 मीटर का नहीं होगा, उस पे भी आपको आधा घंटा लगेगा, क्योंकि वहाँ बर्बाद नहीं, वो ये बनेंगे नहीं, ये प्लान रहेगा और बाद में प्लान करते हैं ताकि ये बने ना पूछेगा। यानी सिर्फ ये बताते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं और वो कुछ भी नहीं हो रहा होता। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। इधर काबू में है कौन? मतलब आप ये कहकर बरीउ जिम्मा हो जाते हैं, जिम्मेदारान की मैं बात कर रही हूँ। हमेशा से मैंने तो ये कहा है कि ये माफिया बेकाबू है नहीं, ये था भी और रहेगा भी। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है जी। और ये माफिया इनके कंट्रोल में ना, ये ना तजावजात। अच्छा, असल में तो ये भी पार्किंग जो है माफिया, ये भी तजावज़ है। जो अपनी हद से तजावज़ करते हैं वो तजावजात में आता है। मैं अभी जब ऑफ कैमरा तो मैं इरफान को सुना रहा था कि मैंने मॉल पे गाड़ी लगाई तो उसने मुझसे पैसे मांगे, मैंने उसको 100 का नोट दिया, 30 रुपए थे, उसने रख लिया। मैंने कहा बाकी पैसे? कहता चाय पिया दो। मेरे साथ अभी कल ये हुआ, चाय पिया दो। मैं कहा नहीं। तो फिर उसने 50 वापस कर दिए, 20 फिर उसने रख लिया। तो देखें ये माफिया इसी तरह से काम करता है। ये ठेके करोड़ों रुपए रिश्वत से मिलते हैं कि आपकी पार्किंग लॉट कौन सी होगी। आप जो है आजम कलाथ मार्केट की पार्किंग को संभालेंगे तो आपने रिश्वत के तौर पे हमें कितना देना है। आपने अगर मॉल पे लेनी है पार्किंग तो कितना होएगा, कज़ाफी स्टेडियम के इर्द गिर्द लेनी है तो पार्किंग माफिया कितने पैसे लेगा। उन लोगों पे होता है वो जो आम शहरी अस्पतालों में जाते हैं, बाहर गाड़ी पार्क करके अपनी मोटरसाइकिल लगा के जब वापस आते हैं तो उनसे 100 रुपए का मुतालबा कर दिया जाता है। लोग हैरान। नहीं, हॉस्पिटल में फ्री है। मैं जनरल हॉस्पिटल में गई हूँ, 100 रुपए पार्किंग के मैंने दिए हैं। किसी जगह पे जनरल हॉस्पिटल में पीआईसी में फ्री नहीं है। नहीं पीआईसी मैं जनरल हॉस्पिटल में पैसे खुद देकर आई हूँ। रमजान में आप जाते थे वहाँ पे इफ्तारी करवाने के लिए, गार्ड गंगाराम में मैं गई हूँ, में फ्री कर दी थी। गंगाराम में मैंने पार्किंग के, जर्नल में मैंने गेट पे 100 रुपए पे किए हैं। हर जगह पे, हर जगह 100 रुपए नहीं होगी, 30 रुपए होगी। देखें मैं यही बात करने लगा हूँ, ली पार्क कंपनी जिसके बारे में कहा जा रहा है, ये हर जगह उसके ठेके हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये करोड़ों रुपए दे के ठेके लिए जाते हैं कि हमारी पार्किंग साइड कौन सी होगी। उसके बाद आप इमेजिन करते हैं या तवक्कात आपकी ये हैं कि वो आपसे 30 रुपए लेंगे। इस तरह नहीं होगा। जिसने पैसे देकर ठेके लिए हैं उसने पैसे पूरे भी करने हैं। वो पैसे किस तरह पूरे करने हैं, इसी तरह करने हैं। और इन कंपनीज़ के बारे में जो अभी ये बातें चल रही हैं कि हमने बहुत से ऐसे इदारे, बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट जो एक वसाइल का जो डंप कर रहे हैं हम,
उनको बंद करने जा रहे हैं। खुदारा इस कंपनी को भी बंद करें, क्योंकि इस कंपनी की वजह से ली पार्क जब से बनी अथॉरिटी, इसके बाद आप देखें कि शहर में तजावज़ात और ये रॉन्ग पार्किंग और ये इश्यूज जो ज़्यादा हुए, क्योंकि आपने देखें मुझे रोटरी मशीनें लगाई थी, मुझे कलमा चौक के पास खाली नजर आती है, वो एक दो जगह पे हैं, लेकिन इसके साथ आप देखें कि ये ली पार्क के लिए जितने भी साइट्स हैं वो सारी की सारी साइट्स वो हैं जो आपके फुटपाथ हैं, वो एरिया सर्विस एरिया, उसके अंदर इन लोगों ने जो है वो पार्किंग स्टैंड अपने बना लिए और आवाम से इस तरह बत्ताखोरी कर रहे हैं। एक तो आप पार्किंग जो जगह थी जो एक सर्विस रोड थी, एक आप उसके ऊपर काबिज हो, आपने वो तजावज़ात शुरू कर दी, दूसरा आप ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। तो ये मामला और जहाँ जहाँ पार्किंग है ना वहाँ ठेले लगवाते हैं, ये कोई स्कंजबीन का, कोई शवारमे का, साथ ये उसके पैसे एक्स्ट्रा है ना। हल वही है कि आप पार्किंग प्लाजाज बनाएं शहर के अंदर और वहाँ उसका कंट्रोल जो है वो जिम्मेदार अदारा आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को दे दें कि वो करे खुद, और उसकी एक फीस मुकर्रर करें। नहीं ना समझे, ये हो सकता है। और चाचू ने सारे हॉस्पिटल्स की पार्किंग जो थी वो फ्री की थी, तो मरीम साहबा ने क्यों नहीं? मैं गई हूँ खुद और मैंने नहीं मैं चाचू की बात करूँ जब चाचू वज़ीर आला था। नहीं अब नहीं है, चाचू की बात नहीं कर रहे, वज़ीर आला की बात, वज़ीर आज़म की बात कर रहे हैं। वो वज़ीर आला, अब ऐसा कुछ नहीं है, लोग पैसे दे रहे हैं। अभी मुझे मेरे पैनल से भी बता दिया कि उन्होंने जनरल अस्पताल में पैसे दिए हैं, सब लोगों के साथ। सारे जनरल हॉस्पिटल जानते हैं, वो दिमाग का हॉस्पिटल है, वैसे पूछ रहा हूँ। आमिर भाई, न्यूरो स्पेशलिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मुझे इस टाइम हेडलाइंस की तरफ जाना है जी, हेडलाइंस के बाद आपको जोड़ेंगे। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, सबसे अहम तरीन मामला आप जिसके बारे में हम हमेशा से कहते हैं कि बुनियादी हम सबकी ज़रूरत भी है कि तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, और इसके लिए पुलिस जो है हमेशा से कोशां भी नज़र आती है, पेश भी है। दूसरी जानिब अगर शहर के दीगर मामलात देखे जाएं तो शहरी परेशान भी हैं, क्योंकि चोरी डकैती राहज़नी के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में पैरेलल हमें पुलिस की काविशें भी नज़र आ रही हैं। अब आम लोगों को इंसाफ फराहम करना, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना बेशक पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारियाँ पुलिस कैसे निभा रही है, और साथ ही साथ मुहर्रमुल हराम की आमद है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि A-B कैटेगरी में जो है वो मजालिस का अहतमाम भी किया जाता है, और इसके अलावा फिर 9-10 मुहर्रम के हवाले से स्पेशल सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया जाता है। इससे पहले कि हम पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी मामलात की क्या तैयारियां की गई उस पर बात करें, कुछ ना कुछ हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने शहर की हिफाजत करने के लिए आप भी कोश आ रहे हैं। आपको जहाँ कुछ भी ऐसा कुछ नज़र आता है तो ज़रूर पुलिस से रब्ता करें, ज़रूर इसके बारे में पुलिस को इत्तला दें। हमारे साथ हमारे आज के मेहमान मौजूद हैं। मैं तारुफ कराना चाहूँगी मोहम्मद फैसल कामरान साहब, जो कि DIG ऑपरेशंस लाहौर हैं, अपने शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंतहाई अहम पोस्ट, बड़ा शहर और बड़ी जिम्मेदारियाँ, और सिक्योरिटी मामलात तो वैसे बड़े सेंसिटिव होते हैं। शहर में ओवरऑल सिक्योरिटी मामलात के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पुलिस किस तरह से काम कर रही है? मैम, सबसे पहले जो जिस तरह आपने कहा, लाहौर बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पे 1.5 करोड़ की आबादी है, प्लस 30-40 लाख लोग डेली इस शहर में आ रहे हैं और यहाँ से निकल रहे हैं। तो इतने ज़्यादा लोगों को मैनेज करना एक बड़ा चैलेंज है। लाहौर पुलिस मेरे ख्याल में पूरे पंजाब में इससे ज़्यादा प्रोफेशनल पुलिस कोई नहीं है, क्योंकि ये तैयार हैं, इनकी यूनिट स्पेशलाइज्ड हैं, और यहाँ पे बड़े अच्छे ऑफिसर्स, मेरी टीम बड़ी अच्छी है। इसमें अब तो थाने भी बड़े अच्छे हैं, हमें बाहर से देख के खुशी होती है। थाने बहुत खूबसूरत हो गए, बिल्कुल। हाँ। थाने बहुत खूबसूरत हो गए। थाने बड़े डिप्रेसिंग होते थे पहले। थाने का तासुर ये था कि गंदी सी इमारत होगी, चीजें खराब होंगी, और वहाँ पे जाएंगे तो वो कोई तो एक्चुअली भूत बंगला लगते थे। मैं शादमान थाने वाला मुझे क्योंकि बिल्कुल याद है, हमारा साथ ही ऑफिस होता था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ऑल 750 अराउंड 750 पुलिस स्टेशन ऑफ होल पंजाब डिस्ट्रिक्ट वो इसी तरह आपको खूबसूरत मिलेंगे। तो जहाँ पे क्राइम हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, नारकोटिक्स से फाइट करना हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, तो उसके ऊपर मैं ज़रूर ये बताना चाहता हूँ, पिछले साल के फिगर से अगर अभी हमने 30 जून को सारा कंपैरिजन अपना कंप्लीट किया, पिछले साल के फिगर से इस वक्त हम तकरीबन 35% डाउन पे हैं ओवरऑल वारदातों में तमाम, जिसके अंदर मोटरसाइकिल चोरी है, गाड़ी चोरी है, जिसके अंदर गन पॉइंट पे लोगों के साथ रोड पे रॉबरी होती है, किसी हाउस रॉबरी, शॉप रॉबरी, तमाम हेड्स के अंदर। और कुछ स्पेसिफिक हेड्स हमारे ऐसे हैं, जिस तरह ये रोड रॉबरीज थी, सड़क के ऊपर आपसे गन पॉइंट पे मोटरसाइकिल वाले कोई चीज़ छीन के ले जाते हैं, तो उन चीज़ों के अंदर हम 50% डाउन आ चुके हैं। जो हीनियस हमारा क्राइम, जो सबसे बड़ा सर दर्द है कि रोड के ऊपर आपको
एक इनसिक्योरिटी का शिकार हो जाता है। बाहर निकले तो आपको नहीं पता आप सेफ हैं कि तो अब हमने सेफ जोन्स डिक्लेयर कर दिए, गुलबर्ग में, लिबर्टी में, मेन मार्केट में, इसी तरह MM आलम पे, ये वो सड़कें हैं। रायविंड सिटी का जो एरिया है, इसी तरह आपका इचरा वाला जो बाज़ार है, अनारकली बाज़ार है, इसमें हमने लोगों को बता दिया कि यहाँ पे आप बिल्कुल सेफ़ हैं, इधर आपके साथ कोई वारदात नहीं होगी। उसकी अल्हम्दुलिल्लाह वो जो कोशिश की, उसका रिज़ल्ट ये है कि हमारे पास ईद पे आमतौर पे तमाम अजला में ये होता है कि चांद रात पे अक्सर वारदात हो जाती है, क्योंकि क्रिमिनल लोग भी बाहर निकलते हैं और फैमिलीज भी बहुत सारी निकली। लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा ईद पे 16 बड़े शॉपिंग सेंटर्स, 9 बड़ी कैटल मंडियों की मौजूदगी के बावजूद एक सिंगल 15 की कॉल इन एरियाज में किसी स्ट्रीट क्राइम की नहीं थी। ये तो हैरानकुन बात है, ऑनेस्टली ये बहुत हैरानकुन बात है कि इतने बड़े शहर में। सो मुझे ये बता दीजिएगा कि हम बहुत निज़ाम में जद्दत देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। सो FIR का इंदराज, आम आदमी की सुनवाई और आम आदमी को इंसाफ फराहम करना। ऑब्वियसली जब हम सुनते थे कि लोग थानों में जा रहे हैं, जल्दी कोई बात नहीं सुन रहा, सो इसमें भी बेहतरी लाई गई है। जब कोई थाने में दाद रसी के लिए आता है सो उसको डिफरेंट मराहल से गुजरना पड़ता है, ज़रा उस पर भी रोशनी डाल दीजिए। देखिए, थाने में आने वाले हर बंदे के लिए सबसे पहले हमने फ्रंट डेस्क, तो एक पुराना कॉन्सेप्ट है, चल रहा है, उसको हमने मजबूत किया। फ्रंट डेस्क पे को बंदा जाएगा, उसकी एप्लीकेशन अगर उसने लिखी हुई है तो उसके ऊपर E-टैग लग जाएगा, नहीं लिखी तो हमारा ऑफिसर उसकी एप्लीकेशन लिख के, फैसिलिटेशन ऑफिसर एप्लीकेशन लिखवाएगा, वहाँ पे E-टैग लग जाएगा। E-टैग के बाद टाइमलाइन शुरू हो जाती है। आपके साथ खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी की कोई वारदात है, मोटरसाइकिल गुम गया है, कोई चीज़ छिन गई है, मोबाइल स्नैच हो गया, 24 आवर्स के अंदर पुलिस बाउंड है कि पर्चा दे दे उसके ऊपर। इसी तरह अगर कहीं पे लड़ाई झगड़ा मारपीट में बंदा जख्मी हो गया है, उसके अंदर जैसे ही मेडिकल आता है 8 घंटे के अंदर पर्चा होना चाहिए। ठीक है, हर चीज़ की टाइमलाइन तय हो गई। वो जो E-टैग कंप्यूटराइज्ड एक रिसीट है, वो जैसे ही इशू होती है उसके बाद वो टाइमलाइंस की स्टार्ट हो जाती है। हम उसको इंश्योर कर रहे हैं, हर थाने में वो टाइमलाइंस डिस्प्लेड हैं। आम आदमी को पता है कि मेरा इससे रिलेटेड पर्चा इतनी देर में होगा, और उसको मॉनिटर मेरे ऑफिस से भी किया जाता है, इवन IG ऑफिस भी चेक कर रहा होता है। तो एक तो हमने FIR की टाइमली रजिस्ट्रेशन इंश्योर की, फिर उसके बाद एक शिकायत ये थी कि FIR रजिस्टर ही नहीं होती। तो मैं इस वक्त क्लेम कर सकता हूँ कि लाहौर में खुदा न खास्ता किसी शहरी के साथ कोई वारदात होगी, ये हो नहीं सकता कि पुलिस आपका 24 आवर्स के अंदर पर्चा दर्ज ना करे। ये हमारा क्लेम है, हम इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अब तक पूरे उतर रहे हैं। वारदात का पर्चा 100% पूरा होगा विद इन टाइमलाइन। अगर आप इतने दावे से बात कर रहे हैं तो लोगों को इसका मतलब कि सहूलियात प्रोवाइड की जा रही हैं। मुहर्रमुल हराम के हवाले से, क्योंकि शहर में बड़े इज्तिमात होते हैं, मजालिस के हवाले से बड़ा एहतमाम किया जाता है, और ऑलमोस्ट ये पूरा मुहर्रम का महीना रहता है, लेकिन पहले 10 मुहर्रम ये हम ज़्यादा देखते हैं मजालिस का सिलसिला। सो क्या प्लान है 9-10 मुहर्रम के हवाले से, क्या प्लान है, क्योंकि सिक्योरिटी एक इंतहाई अहम मामला है। मुहर्रम की सेंसिटिविटी जैसे आपको पता है पूरे मुल्क के लिए ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, और इसमें लाहौर के हवाले से अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बताऊंगा कि 5235 मजालिस होंगी इस महीने में मुहर्रम के हवाले से। उसके बाद 650 हमारे जुलूस होंगे, ठीक है, जो कि यकम से 30 मुहर्रम तक चल रहे हैं। इन दोनों फिगर्स में तकरीबन 70% हमारे तमाम इवेंट्स मजालिस में भी और जुलूसों में भी वो पहले 10 दिन में हो जाने हैं हमारे। फिर 9-10 के हमारे जो जुलूस हैं वो बहुत बड़े हैं। ए कैटेगरी के हमारे पास बहुत सारे जुलूस हैं लाहौर में, 100 के करीब ऐसे जुलूस हैं जिनको हम ए कैटेगरी में देते हैं। तो इनके अंदर तमाम रूट्स मेरे एक ऑफिसर ने उस 650 जुलूसों के रूट्स का विज़िट कर लिया। मैंने ख़ुद जो हमारे इम्पोर्टेंट मेन बड़े जुलूस थे वो देख लिए। अब उसके बाद मैं उन जुलूसों की तरफ डेली हम रात को रूट विज़िट करते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारी तैयारी कौन सी गलियों को बंद करना है, कहाँ पे रूफटॉप लगाना है, किन एरियाज़ को बंद करेंगे और कहाँ पे ट्रैफिक डाइवर्जन फिर हमें लगानी पड़ेगी। तो वो सिक्योरिटी को हम इंश्योर कर रहे हैं। बड़ा चैलेंज है और तैयारी हम पूरी कर रहे हैं। इसके अलावा पूरे शहर में अब स्नैप चेकिंग्स और जनरल होल्डअप्स रूटीन में होंगे, पूरे मुहर्रम में होंगे। जो बड़े एंट्री पॉइंट्स हैं लाहौर में दाखिल होने के, तमाम वो रस्तों के ऊपर आपको हैवी किस्म की पुलिस की डिप्लॉयमेंट नज़र आएगी ताकि हर आने जाने वाला बंदा चेक हो। कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशंस हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं। एरियाज यानी आम शहरियों को ना एक तासुर जाता है कि ऐसे पुलिस अगर बार बार रोक के चेक करे तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं। मेरे ख्याल से लोगों को भी ताउन करना चाहिए, क्योंकि पर्पस तो शहर की सिक्योरिटी है, पर्पस तो आप लोगों की सिक्योरिटी है। बिल्कुल, ये बड़ा इवेंट है। इसमें
शहरियों के साथ मेरी पुलिस वालों को बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन है कि लोगों से, शरीफ शहरियों से कोई बदतमीज़ी नहीं होगी, फैमिलीज़ का इज़्ज़त एहतराम इंश्योर किया जाएगा। लेकिन साथ साथ शहरियों से मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि ये काम हम उनकी सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, इस बहुत बड़े इवेंट को सिक्योर करने के लिए कर रहे हैं और हम इसको इबादत समझ के कर रहे हैं। हमारा साथ दें इसके अंदर, चेकिंग से परेशान ना हो। कहीं पे ये बहुत बड़ा शहर है, कहीं पे पुलिस की ड्यूटीज़ 24-24 घंटे की भी आएंगी। खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ आपको होती है, आपको रवैये की शिकायत होती है, वहाँ पे 1787 IGP की हेल्पलाइन है, उस पर बात कर सकते हैं, उस पर नोट करा सकते हैं, हम उसको फौरी तौर पे टेकअप करेंगे। लेकिन एक जो बाहमी एक हमारा अपने अवाम के साथ एक रिश्ता है, वो बाहमी इज़्ज़त एहतराम का होना चाहिए। उनकी तरफ से भी ऐसी कोई चीज़ ना हो। पुलिस वालों को हम बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन है कि लोगों को तंग नहीं करना, सिक्योरिटी के लिए चेकिंग है, उनको तंग करने के लिए नहीं है। मुझे ये बता दीजिएगा कि हमारे जो मेन जुलूस हैं शहर में, उनके रास्ते पर क्या आवाम जो आम आवाम है उनका आने जाने पर पाबंदी होगी, इर्द गिर्द क्या हाई रिस्क सिक्योरिटी होगी? ऐसा है कि क्योंकि हम तो हमारा गाइड करने का मकसद ये होता है कि उन दिनों में उससे हम ऑल्टरनेट रूट पे चले जाएं या वहाँ गैर ज़रूरी तौर पर ना जाएं उन जगहों पर। इसके ऊपर मेरी जो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर हैं हमारा, उनसे मेरी मीटिंग भी हो चुकी। हम ये जॉइंटली प्लान इशू करते हैं, जहाँ पे हमारा जुलूस का रूट है उसको सिक्योर करना है, उसके अंदर एंट्री पॉइंट्स लिमिटेड होंगे कि कहाँ से लोगों ने आना है, चेक होके उसके अंदर जाना है। एहले-तशी हजरात ने अपने जुलूस या मजलिस जिसके अंदर भी शमूलियत उन्होंने इख्तियार करनी है, उसके लिए वो आएंगे। उसको एरिया को हम बंद करेंगे। उस एरिया में जो दुकानें, आपको पता है 9-10 को वैसे भी छुट्टी होती है, तो दुकानें तो बंद होंगी। उसमें पब्लिक के लिए हैसल कम से कम हो, तो हम उससे वेल इन टाइम पहले पूरा डाइवर्जन प्लान देंगे कि अगर आप इस एरिया में मूव कर रहे हैं तो ये रोड्स बंद हैं, आपने इस एरिया तक पहुंचने के लिए ये रूट इख्तियार करना। डाइवर्जन प्लान्स हम पूरे देंगे, उसको सोशल मीडिया पे, मीडिया के थ्रू पहले एडवर्टाइज़ करेंगे और हमारी ट्रैफिक की हेल्पलाइंस भी चल रही होंगी। आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं वहाँ से भी ले सकते हैं कि अब आपने अगर इस तरफ जाना है, कोई डाइवर्जन है, तो वो आपको गाइड भी करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि ना सिर्फ हम उस एरिया को सिक्योर कर दें जहाँ पे ये मुहर्रम के हवाले से मजालिस या जुलूस चल रहे हैं, साथ साथ आम शहरियों को तकलीफ ना हो, उसके लिए डाइवर्जन प्लान्स, उसके लिए इंफॉर्मेशन का पूरा नेटवर्क हमने इंश्योर कर लिया। इंशाल्लाह उसमें बेहतरी आएगी, लास्ट ईयर से ज़्यादा स्मूथली इस दफ़ा चलेगा। चलिए जी, हम भी दुआ गो हैं कि ये मामला खुश उसलूबी से हों। इसके लिए शहरियों का ताउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये समझ लें कि वो पुलिस एहलकार जो कि अपनी जान रिस्क पे लेकर सिक्योरिटी ड्यूटी पे खड़े हैं, आपसे सिर्फ वो ताउन का मुतालबा कर रहे हैं। तो क्योंकि हम बहुत सारे लड़ाई झगड़ों के वाक़यात देखते हैं कि किसी ने आपको रोका तो आप कह रहे भाई हमें क्यों रोक लिया। सो इस चीज़ को आपने भी अंडरस्टैंड करना है और मुश्तरका ताउन से चलना है। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। ये आईजी ऑपरेशंस हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सर, सिक्योरिटी के पर्पज से अगर हम बात करें, वॉक थ्रू गेट्स होते हैं, मेटल डिटेक्टर्स होते हैं, इवन आपको कैमरास की एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है। सो ये तमाम वसाइल मौजूद हैं, एक्स्ट्रा नफरी की भी आपको ज़रूरत पड़ती है? इसमें हमारे साथ एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट जो फोर्स की है, उसमें आईजी ऑफिस हमें बहुत सारी सपोर्ट वहाँ से मिलती है। अब मैंने आपको इन जुलूसों की तादाद और इन मजालिस की तादाद बताई, तो 5235 मजालिस की सिक्योरिटी के लिए और 650 जुलूसों के लिए हमने हमारी डिप्लॉयमेंट का फिगर 65,000 पुलिस ऑफिसर्स है यहाँ, कांस्टेबल से लेके ऑफिसर्स तक 65,000 लोग इन तमाम चीज़ों को सिक्योर करेंगे। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे और पुलिस के यूनिट से, पीसी है, हमारे और यूनिट्स हैं जहाँ से हमें एक्स्ट्रा फोर्स मिलेगी, वो इसको इंश्योर करेंगे। इसके बाद टेक्निकल साइड पे आते हैं तो हमारे पास वॉक थ्रू गेट्स हमें मिल जाते हैं। उसके बाद सीसीटीवी कैमरास का आजकल एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लाहौर एक सेफ सिटी है, यहाँ पे बहुत सारे कैमरास हैं, जुलूसों के बड़े रूट और मेन रोड तो सारी कवर्ड हैं। उसके अलावा हमें एडिशनल 1000 कैमरा जो हमारे पास मौजूद है पिछले इवेंट्स का, जिनको हम यूज़ करेंगे। इसी तरह 1000 और कैमरा हम इस दफ़ा एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं कि हमारे तमाम जुलूसों के तमाम एरियाज़, ऐसे कोई ब्लाइंड स्पॉट, कोई ग्रे एरिया ऐसा ना रह जाए कि जो सीसीटीवी की नज़र से में ना आए। तो इंशाल्लाह उसको हम कैमरास की भी डिप्लॉयमेंट इस दफ़ा पिछले साल से 1000 कैमरा ज़्यादा डिप्लॉय होने। सेफ सिटी के तमाम कैमरास वर्किंग कंडीशन में होंगे जो तमाम रूट्स को कवर कर रहे हैं। और इंशाल्लाह वो जो अंदर गलियों में और मोहल्लों में और ऐसी जगह जहाँ सेफ सिटी के कैमरास नहीं हैं, वहाँ पे प्राइवेट कैमरास भी हमारे रेडार पे होंगे, प्लस ये एक्स्ट्रा 2000 कैमरों की भी वहाँ पे होगी।
इंस्टॉलेशन, तो उससे इंशाल्लाह सिक्योरिटी बेहतर हो जाएगी। मेटल डिटेक्टर्स, फिर वॉलंटियर्स को हम ट्रेन कर रहे हैं साथ। हर साल अहले तशी के अपने लोग उनकी कम्युनिटी से, वो हमारे साथ, उनके स्काउट्स हैं, उनके अपने वॉलंटियर्स हैं, जो पुलिस के साथ जो फर्स्ट टियर होगा चेकिंग का वहाँ पे मौजूद होंगे, लोगों की तलाशी लेंगे। उनकी ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन सेशंस भी चल रहे हैं। तो हम इसमें पूरी तैयारी मुहर्रम के हवाले से हमने कर ली। सर लाइव एक मॉनिटरिंग हो रही होती है जुलूस की, वो सेफ सिटी में हो रही होती है क्या? सेफ सिटी में भी हो रही है। उसके अलावा सेक्रेटेरिएट में एक प्रोविंशियल कमांड एंड कंट्रोल रूम है। डीसी ऑफिस में एक बड़ा लाहौर डिस्ट्रिक्ट का जो कमांड एंड कंट्रोल रूम है वो वहाँ होगा। उन तमाम कैमरास जो लगाए जाएंगे, 1000 कैमरे, वो यहाँ पे मॉनिटर होंगे। इसी तरह सेफ सिटी में तो एडिशनली वो सारे वहाँ पे भी फीड आ रही होगी। तो इन सारों को डिफरेंट लेवल्स पे मॉनिटर किया जा रहा होता है। ठीक, इससे पहले हम कुछ शहर के दाखिली खारजी रास्तों की बात करेंगे। ये जो मीटिंग्स होती हैं इनमें मुख्तलिफ मसालिक के उलमा भी होते हैं। सो एक आपने मैसेज बाहमी भाईचारे का भी देना होता है, अमन का मैसेज भी बहुत अहम होता है। सो वो मीटिंग्स भी आपने अटेंड की होंगी। सो बिल्कुल, हमारी अपने तमाम उलमा इकराम जितने हैं, अमन कमेटी के लोग हैं और स्टेक होल्डर्स ऐसे हैं जिसमें ताजिर भी हैं जिनकी शॉप्स बंद होनी है, जिनका ताउन हमें चाहिए होगा। मैं उन सब का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ इस फोरम के तवसुत से कि हमारे साथ तमाम मसालिक के उलमा ने मिल के इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाना है। उनका बहुत सारा कोऑपरेशन है हमारे साथ। कहीं पे डिफरेंट मसालिक की मसाजिद हैं, उनके साथ हमारी कोऑर्डिनेशन हो चुकी, मीटिंग हो चुकी, नमाज़ों के, अजानों के टाइम के कोई क्लैश ना हो। तो वो हमने मिल के ये तमाम इश्यूज़ जो हमारे थे वो सेटल कर लिए। इसमें हर मसलक की तरफ से रिप्रेजेंटेशन भी होती है अमन कमेटी में। उन सब लोगों के साथ हम मिले और ये तमाम चीज़ें जॉइंटली बैठ के हुई। अहले तशी हजरात भी थे, उनके उलमा भी थे और सब ने ये तहैया किया और ये वादा किया है जिस तरह पिछले सालों में पुरअमन तरीके से सब मिल के इस 10 दिन को और इस महीने को गुजारते हैं, उसी अकीदत, इज़्ज़त, एहतराम और अमन से इंशाल्लाह हम सब मिल के, तमाम मसालिक मिल के इसको पुरअमन रखेंगे इंशाल्लाह। सही। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज भी होती है और वहाँ पर आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। क्या प्लान है इसका? और इन खास दिनों में तो ज़्यादा सिक्योरिटी वहाँ की सख्त होगी। बिल्कुल, हमने इसको फर्स्ट मुहर्रम की बजाय इसको आज से शुरू कर दिया है। कल से हमारी ये डिप्लॉयमेंट हो गई थी। मेरे जवान यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा नफरी के साथ, कवर के साथ, प्रॉपर बैरियर्स और उनके लिए थोड़ा सा हम फैसिलिटेट भी करेंगे उनको कि उनके पास वहाँ पे रहने की कोई जगह हो, शेड हो, पंखा हो, पानी का इंतज़ाम हो, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करके बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ, प्रॉपर वेपनरी के साथ और एक अलर्ट पोस्चर में सारी टेक्निकल गैजेटरी वो हम वहाँ पे स्वैस भी यूज़ करेंगे। हम वहाँ पे जो हमारी ई पुलिस पोस्ट ऐप है उसके थ्रू और हमारी जो क्राइम प्रिवेंशन ऐप है उसके थ्रू तमाम लोगों को चेक करेंगे। मेरी कोशिश ये है कि शहर के अंदर कोई भी बंदा अनचेक्ड अंदर एंटर ना हो और कोई ऐसे एलिमेंट्स जो इस शहर के अमन को ख़राब करने की नीयत रखते हैं उनको पता हो कि हम यहाँ पे बिल्कुल अलर्ट खड़ें और हर बंदे की चेकिंग होगी। साथ साथ मैं इस चीज़ को ज़रूर इंश्योर करूँगा कि हम इस आड़ में ट्रैफिक की ब्लॉकेट भी ना बना दें इन जगहों पे। तो यहाँ पे हम बड़े लेवल के नाके शहर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे लगा रहे हैं और इंशाल्लाह इसकी वजह से जब हर आने वाला बंदा चेक होके आएगा लाहौर शहर में तो हम सिक्योरिटी को बेहतर तरीके से कर सकेंगे। इंशाल्लाह। लाहौरियों के लिए मैसेज क्या होगा आपका? बड़ा अकीदत एहतराम वाला महीना आ रहा है हमारे पास और इंशाल्लाह तमाम मसालिक, तमाम मकातब फ़िक्र के लोग मिल के इसको पुरअमन रह के करेंगे। सोशल मीडिया के ऊपर सबसे बड़ा चैलेंज आजकल हमारा ये है कि सोशल मीडिया पे अनवेरीफाइड किस्म की गुफ्तगू, अनवेरीफाइड न्यूज़ और उसके बाद ऐसे कमेंट्री शुरू हो जाते हैं। उसके ऊपर बिल्कुल अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसी चीज आपके नोटिस में आती है उसके ऊपर वहाँ पे ट्रेंड ऐसा है माजरत के बहुत पुरानी फुटेजेस रिलेट करके लोग लाइक्स के चक्कर में ये सब चीजें करते हैं। बिल्कुल करते हैं। ऐसे तमाम चीज़ों पे आपने कानून को अपने हाथ में नहीं लेना। हमने पुरअमन रह के ये महीना गुजारना है। कहीं पे कोई ऐसी चीज़ अगर आपको नज़र आती है फ़ौरन पुलिस को इतला दें, पुलिस उसके ऊपर फ़ौरन एक्शन लेगी और हमने कोई मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले लोगों को कामयाब नहीं होने देना। इसके लिए सोशल मीडिया का बड़ा रिस्पॉन्सिबल इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। पुलिस अलर्ट है, पुलिस इंशाल्लाह अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से 24 घंटे काम करना पड़ेगा तो इस महीने में हम उससे ज़्यादा काम करने को तैयार हैं, लेकिन हमें अवाम का बहुत ज़्यादा ताउन सोशल मीडिया के रिस्पॉन्सिबल इस्तेमाल के हवाले से चाहिए। इसमें तो हम भी लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहेंगे,
कुछ लोग चाहते हैं कि हम आप तक रसाई हासिल कर सकें। वो जो खुली कचहरियों का एक कॉन्सेप्ट होता है, बड़ा लोगों को तसल्ली होती है कि अच्छा हम DIG साहब से मिलकर आए हैं, उनको हमने अपना इशू बताया है। कुछ इस तरह का एहतमाम भी किया जाता है? CCPO लाहौर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। कमांडर हैं इस शहर के, पुलिस फोर्स को कमांड कर रहे हैं। उनके ऑफिस में डेली तकरीबन 50 से 60 लोग बगैर किसी सिफारिश, चिट या किसी को बताए वो आप आ सकते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये स्टार्ट किया हुआ है और ये पिछले साल से चल रहा है। दरवाजे खुले हैं, आपको टाइम परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है, चिट भी देने की जरूरत नहीं है कि फला आए हैं। ठीक, उसके बाद DIG ऑपरेशंस ऑफिस में मुझे अब तीसरा महीना हो चुका है यहाँ पे, विदाउट फेल अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस पे खुली कचहरी होती है ऑफिस में, 11 बजे से लेके 1-1:30 बजे तक। एट टाइम्स ये 2-2:30 भी बज जाते हैं इसके अंदर। यहाँ पे मैं अपने ऑफिस में अवेलेबल हूँ। इसमें मेरे पास 30-40 लोग, 50 लोग तक पर डे वहाँ पे आ रहे हैं उस टाइम स्लॉट में, और वो अपने मसाइल बताते हैं लाइव, उनको स्पीकर पे लेके, कंसर्न्ड ऑफिसर को लेके, उनकी कोऑर्डिनेशन करा के उसके बाद उसका फॉलोअप भी लेते हैं हम। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ फॉलोअप है। इसी तरह जुम्मे के बाद, हर जुम्मे की नमाज के बाद, आज जुम्मा है, आज अल्लाह 100 से ज़ायद मसाजिद में मेरे SHOs, SDPOs, ऑफिसर्स तमाम उधर मौजूद होंगे और अपने अपने कंसर्न्ड एरिया की किसी ना किसी मस्जिद में बैठ के लोगों के मसाइल सुन रहे होंगे। तो ये आउटरीच जो है ये बड़ी ज़रूरी है, इससे पब्लिक सर्विस डिलीवरी में बड़ी बेहतरी आएगी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक। हम दुआ गो हैं कि ये आने वाले मामला जो हैं बहुत खुश उसलूबी से अंजाम पाएँ। जहाँ पुलिस का एक अच्छा तासुर जाता है, एक अच्छी जिम्मेदारी जाती है, वहाँ ओवरऑल हमारे मुल्क का, हमारे शहर का इम्पैक्ट अच्छा जाता है कि हमारा शहर, हमारा मुल्क पुरअमन है और इसमें हम सबको मिलकर ताउन करना है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। जुमे का मुबारक दिन है, तो इस टाइम से तैयारियां जुमे की हर कोई अपने घरों में भी करना शुरू हो जाता है, जुमे की नमाज का एहतमाम भी होना शुरू हो जाता है। तो छोटी सी काविश हम भी हमेशा चाहते हैं कि ऐसी कर दे कि हमारी तरफ से भी इसमें जो है आज के स्पेशल दिन में कुछ हिस्सा हो जाए। सो हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं जो कि नात ख़्वान हैं और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत हासिल करने के लिए मौजूद हैं। अता चिश्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे ख़ास तौर पे ये जानना चाहूँगी, हमेशा कुछ लोगों को हम देखते हैं कि इस फील्ड में आते हैं शौक़ के तहत, और वो शौक़ आपको इस कदर आगे ले जाता है और फिर ये वो मोहब्बत का सिलसिला है जो थमने पे नहीं आता। सो आप किस तरह से इस फील्ड की तरफ आए और कैसा महसूस करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में मेरे जो वालिद साहब थे वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद नात ख़ान थे, और फिर उसके बाद ये हमारे बुज़ुर्गों से ये सिलसिला है और ये हमें घर से ही जो है ना ये मिला है। ये सही। तो आपने ट्रेनिंग भी अपने वालिद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 25 साल के करीब हो गए इस टाइम जो अल्हम्दुलिल्लाह नात पढ़ते हुए जो है। उससे पहले मेरे वालिद साहब अब भी अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़ते हैं, और फिर अब आगे से मेरा बेटा जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी नात पढ़ रहा है। अल्लाह पाक का करम है, घर से ही हमें सारा कुछ ये सिलसिला जो है ना चल रहा है। सही। सो मुझे ये बता दीजिएगा, वो लोग जो कि सीखना चाहते हैं, सो इसके लिए कुछ चीज़ें क्या आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है? आवाज़ को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? फिर अल्फाज की अदायगी पे कितना ध्यान देना पड़ता है? देखिए जी, बात ये जो सीखना जो है ना, वो तो आप समझ लें कि जब तक इंसान की ज़िंदगी, इंसान सीखता ही रहता है कुछ ना कुछ, क्योंकि ये इल्म जो है एक समुंदर है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर जो है ना हमें सारी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह जब तक सांसें हम जिक्र तो करते रहेंगे, लेकिन ये है कि जो है ना इसके लिए जो है ना रियाज, स्ट्रगल जो है और मेहनत अगर उसके साथ साथ लगे रहेंगे तो बेहतरीन की तरफ और अच्छाई की तरफ भी। तो ये कि मेरा ख्याल है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कि मेहनत करते रहेंगे तो अल्लाह उसका अजर भी देता है अल्हम्दुलिल्लाह, और करनी भी चाहिए बेशक। और ये आपकी मेहनत और काविश ही होती है कि आप एक सिलसिला जिसे शुरू करते हैं उसमें फिर आप इतने माहिर और बेहतरीन अंदाज में होते हैं कि सब लोग आपके मोतरफ भी होते हैं।